ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। बाजार पे तो चर्चा करना कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आज संडे है। सैटरडे को इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और कल हमने वीडियो बनाया था और उसका शीर्षक था, हेडिंग था, डायमंड शेयर्स जो इन्वेस्टर्स को धनी बना सकते हैं। हिंद भारत की जो नामी टॉप रैंकिंग कंपनी थी उन पर चर्चा की थी, उनके हर एस्पेक्ट पे, उनके प्रोडक्ट पर, उनके मैनेजमेंट पर, उनके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर, इन पे चर्चा की थी। और उस चर्चा का ऐसा लगता है कि आप लोगों को, व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। देखा है, खूब अच्छी तरह देखा है और भी देख रहे हैं। जैसे जैसे फुर्सत मिलेगी देख लीजिए, कोई खास बात नहीं है। अब आज जो है, हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि मोनोपोली एंड ब्रांड की क्या वैल्यू है। वैल्यू मीन्स मार्केट, शेयर बाजार के लोग और उसके प्रोडक्ट के जो खरीदार हैं वो लोग, और रॉ मटेरियल सप्लायर हैं वो लोग, यानी ऑल एसोसिएट्स, ऑल स्टेक होल्डर, ऑल एसोसिएट्स उसको क्या रेस्पॉन्स देते हैं, क्या 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 इंपॉर्टेंस है उनकी आइज। तो ब्रांड जो है वो मोनोपोली क्रिएट करता है। आई वुड लाइक टू से, ब्रांड से मोनोपोली क्रिएट करता है। एक पंखा है, जैसे पंखा, आप सिंपलेस्ट आइटम लेते हैं, पंखा बनता है। मतलब पंखे को ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स भी बनाता है, हैवेल्स भी बनाता है, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक बनाता है, हैवेल्स बनाता है, क्रॉम्पटन बनाता है, और भी कई कंपनियां बनाती हैं। कुछ छोटे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग भी बनाते हैं, लेकिन बिकता ज़्यादा रेट में और धड़ल्ले से और राष्ट्रव्यापी, नेशनल स्तर पर किसका बिकता है? हैवेल्स का बिकेगा फर्स्ट नंबर पे, फिर क्रॉम्पटन का बिकेगा, फिर ओरिएंट का बिकेगा। ओरिएंट और क्रॉम्पटन की बिक्री सेम हो सकती है। तो मेरा मतलब यह है कि ब्रांड क्रिएट्स मोनोपोली। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर तो चाहे 10-10 हैं, उनके 20-20 भी हैं, 100 भी होंगे। मतलब लोकल और जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों मिलाकर के 100-200 मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं। बल्कि एक एक शहर में 2-2 4-4 हो सकते हैं, 5-5 हो सकते हैं। लेकिन जिनकी बाजार में धाक है, जिनका माल नाम से बिकता है, जिनके माल का कोई नमूना नहीं देखता है, उन कंपनियों की हमें चर्चा करनी है। वो ब्रांड क्रिएट करता है, उनका ब्रांड क्रिएट्स मोनोपोली। तो और कुछ मोनोपोली कंपनियां हैं भी जिनके जो प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट आज तक मैं जब से मैंने होश संभाला है मेरी लाइफ में, जब से लेकर आज तक कोई भी आदमी को वो प्रोडक्ट बना नहीं पाया, और कोई बनाया तो चल नहीं पाया। तो आज उन कंपनियों के नामों पर ही चर्चा करते हैं, उनमें से कुछ कंपनियों के डाटा पर भी चर्चा करें। तो देखिए, एक जो नई कंपनी आई है, न्यू एज कंपनी है, जोमेटो। जब ये कंपनी आई थी 76 रुपये में इसका आईपीओ आया था, 1 पेड अप शेयर है, और ये 135-40 रुपये तक गया था, और उसके बाद टूट करके ये 48-46 रुपये आ गया था। और जैसे और जो न्यू एज कंपनियां बाजार में आके पिट रही थी, जैसे नाइका आई पिटी, एक न्यूको सीमेंट आया, कार ट्रेड आया, कई आए थे, वो पिटे तो लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी ये भी पिटेगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जोमेटो ने करवट बदली, और करवट बदल करके और 55-60 रुपये के आसपास ये समझ में आ गया था कि ये शेयर कुछ करामात करके बताएगा।
और करामात की उसने, 200 रुपीज़ पर पहुंच गया, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में आज जोमेटो जैसी कोई कंपनी नहीं। स्विगी उसकी कॉम्पिटिटर तो है, लेकिन स्विगी का जो आकार प्रकार है वो बहुत छोटा है इसके मुकाबले, कुछ शहरों तक सीमित है, और मैन पावर वगैरह कम है। जो दिखाई देते हैं जोमेटो का आदमी दिखाई देते हैं। जो मोटरसाइकिलें दौड़ती नजर आती हैं, जो रेस्टोरेंट्स है, मिठाई वाले हैं, इनके सामने जो खड़े नजर आते हैं वो जोमेटो के आदमी नजर आते हैं। और इसकी जो सेल है, इसकी सेल भी इस बात को बताती है, 7-8 हजार करोड़ रुपए पर क्वार्टर की, यानी 25,000 करोड़ मान लीजिए आप, 25,000 करोड़ रुपए सालाना की सेल करना इस सेक्टर में, ये रिमार्केबल है। इतनी तेज गति से प्रगति की है। उसका कारण था कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, कस्टमर या कंज्यूमर कुछ भी कह लीजिए, उसके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटेटिव था और पैसे रीजनेबल लिए इन्होंने। जो सर्विस चार्ज है नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं। आप अपनी खुद की कार से किसी रेस्टोरेंट से खाना लेके नहीं जाए घर के लिए, या वहाँ खाने जाए मतलब, उसमें और वो जो दे के जाता है उसके चार्ज में कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपकी कार का पेट्रोल जलेगा, आपको ट्रैफिक कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, आपको पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा, वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, टाइम ज़्यादा खराब होगा। आपको घर बैठे सामान मिल रहा है 150 रुपये, 100-200, 100-150 रुपये देकर, इसमें क्या, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और गर्मा गर्म ताज़ा खाना पहुंचा के जाएगा वो। और इसकी हालांकि अभी ईपीएस कोई ज़्यादा नहीं आ पाई है, इसका पी रेशो 200 के आसपास है। 100 मानिए उसको, 2 रुपये की ईपीएस आ जाएगी इसकी, तो 2 रुपये की ईपीएस पे 200 रुपये, ये मानिए 100 का पी रेशो। तो इसके बिजनेस मॉडल को देखते हुए, एक्सक्लूसिव बिजनेस मॉडल है, इसकी सर्विसेज को, इसकी ग्रोथ को देखते हुए वर्तमान बाजार परिस्थितियों में 100 का पी रेशो 100, 90, 95, 105 चल सकता है। और अब फर्दर ग्रोथ इस शेयर में जो आएगी वो आएगी इसकी परफॉर्मेंस के आधार पर। लोग बहुत सी रिकमेंडेशन आती है 250 जाएगा, 300 जाएगा, 400 जाएगा, हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट बहुत शानदार है, बिल्कुल यंग जनरेशन है एकदम से। 2 लड़के आते हैं, वो मैं लड़के ही कहूँगा, है तो बहुत बड़े आदमी वो आज की तारीख में। एक सीएफओ, एक एमडी है, और बहुत सिंपल है वो, मतलब इट मीन्स दे बिलीव इन वर्किंग। तो ये तो रही जोमेटो की बात। और देखिए आने वाले समय में जिस प्रकार से ट्रैफिक कंडीशन जटिल होती जा रही हैं, जिस तरह से लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से लोग कंफर्ट चाहते हैं आज, उस हिसाब से जोमेटो का भविष्य तो उज्ज्वल ही है। और जोमेटो जैसी दूसरी कंपनी खड़ी करना भी बहुत मुश्किल है। और स्विगी का भी जिस दिन आईपीओ आ जाएगा, आने की बात चल रही है, आ जाएगा तो भी कोई खास बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन बड़ा भाई जोमेटो ही रहेगा, मैं जहां तक समझता हूं। तो ये बात है, मार्जिन भी ठीक है, बस इतना सा है कि इसकी इक्विटी बहुत बड़ी है, 800 करोड़ की, वो एक इसकी कमी है। तो अगर बिजनेस मान लीजिए अगले 4 साल में, 3 साल में 50,000 करोड़ को टच कर जाता है, तो बिजनेस साइज की ग्रोथ के साथ मार्जिन बढ़ते हैं, चूंकि ओवरहेड एक्सपेंडिचर उतना ही रह जाता है, जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है उसका परसेंटेज घटता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और हो सकता है अगर इसका 50,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाए है, 50,000 करोड़ का अगर इसका सेल हो जाती है, तो इट कैन अर्न, इस शेयर की ईपीएस 10 रुपये आ सकती है। और 10 रुपये की ईपीएस पर पी रेशो गिरेगा इसका, क्योंकि 50,000 पर ग्रोथ की जो रेट है ना, उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा, मतलब मॉडरेशन आएगा, मतलब तो उस समय वो रेट आप ये मानिए कि पी रेशो 60 के आसपास आ सकता है, तो भी 600 रुपये का रेट होता है, आज से 3 गुना हो जाता है 5 साल में, क्या बुराई है, नो हार्म एट ऑल, इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। तो ये तो रही जोमेटो की बात, और भी बहुत सी, मैं पीडीलाइट की बात करता हूँ।
पिड्डीलाइट की बात यह है कि मैंने जब से जन्म लिया, या यूँ समझिए जब से मैंने होश संभाला है, 10-12 साल की एज में आदमी को इस प्रकार का ज्ञान आ जाता है कि क्या चीज़ या कहाँ क्या काम आ रही है। तो स्थिति ये है कि उस समय एक मोविकोल नामक और चीज़ आता और ग्लू आता था चिपकाने के लिए, वुड पेस्टिंग के लिए मोविकोल भी आता था और वो दुकानों पे देखते भी थे रखा हुआ। काफ़ी दिन चला भी, लेकिन पिड्डीलाइट के सामने वो टिक नहीं पाया। इनका जो मार्केटिंग मॉडल था, इनकी जो एडवर्टाइजिंग थी, इनका जो इन्वेंशंस थे, और दुनिया भर के प्रोडक्ट लाए, मतलब पेस्टिंग मतलब ग्लू के अंदर ही दुनिया भर के प्रोडक्ट लाए। आप समझे, यहाँ तक पोजीशन थी कि लेडीज के साड़ी और सूट जो है उसके ऊपर भी जो तारे सितारे चिपकाते हैं, जो डिजाइनिंग करते थे चिपकाने का, वो इसके प्रोडक्ट से चिपकाने लग गए। पीडी फेविक्विक, उस तरह की चीजें काम आने लगी और बहुत वाइड एप्लीकेशन होने लगी इसकी। और आज तो आप देखिए कि डॉक्टर फिक्सट ले आए, जो आपके मकानों में सीम फूटती है उसका ट्रीटमेंट करती है डॉक्टर फिक्सट। बेशुमार बिक्री है, धड़ल्ले से बिक्री। ये बात जरूर है कि 3-4 साल से इसमें थोड़ा सा एक ठहराव सा था, लेकिन इस क्वार्टर से, मार्च क्वार्टर से, वो जो ठहराव था उसमें ग्रीन शूट साफ नज़र आ रहे हैं। और पी रेशो जरूर इसका 90 का है। मैं अभी डाटा भी बताऊंगा आपको, पहले ये क्रम पूरा कर लें, इस कंपनियों का क्रम पूरा कर लें तो वो ऑलमोस्ट मोनोपोली है। हालांकि एडहेसिव तो ये भी बढ़ाते हैं, ये जो है ना आपके पाइप, एस्ट्रल पाइप है, प्रिंस पाइप है, ये भी एडहेसिव बनाते हैं, लेकिन वो एडहेसिव वुड पेस्टिंग के काम में और उस तरह के काम में नहीं आता है। मतलब फिर जैसे डॉक्टर फिक्सड जैसे प्रोडक्ट है और कई इस तरह के प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, वो नहीं बढ़ाते हैं। तो इसका तो स्पेसिफिक विद मल्टीपल यूज प्रोडक्ट है वो। इसलिए आज पिडीलाइट को कोई लेके डाल दे, आदमी, कोई भी आदमी लेके डाल दे कि मुझे तो साहब 3 लाख रुपए का आता है एक 100 शेयर, आप मान लीजिए 300 शेयर डाल दे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो घाटे का सौदा नहीं होगा। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं कोई टारगेट वारगेट देने में मेरा कोई फेथ नहीं है। और निश्चिंतता है भाई, जब तक माल बिक रहा है, माल का कोई कंपटीटर नहीं है उसके प्रोडक्ट का, क्या खतरा है। आप देखिए इतने फ्लैट बिक रहे हैं, इतने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, इतने सरकार इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है इंफ्रा में, सरकारी बिल्डिंग बन रही है, दुनिया भर का सर्विस सेक्टर पनप रहा है, उसमें वुडवर्क होगा भाई। उस वुडवर्क का काय से, वो वुडवर्क हो काय से, मतलब बिना फेविकोल तो हो ही नहीं सकता वो। बेशुमार फेविकोल चाहिए, दुनिया भर की डॉक्टर फिक्स चाहिए, हर नाले के चैम्बर में लगाना है, हर बाथरूम की छत पे लगाना है, हर बाथरूम के अंदर जो जॉइंट्स है नीचे, जो फ्लोर, बाथरूम की फ्लोर के नीचे, उसमें कई जगह यूज करना है उसको। तो माय डियर, ये तो कोई अनलिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, इसलिए पिड्डीलाइट एफडीआर से भी ज्यादा सेफ मानता हूं मैं तो इसको। तो भी डेटा बताएंगे आपको आगे चल के थोड़ी देर में। फिर एक कंपनी है IRCTC, इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कंपनी। ये कंपनी सरकारी कंपनी है, रेलवे मंत्रालय इसके प्रमोटर है, भारत के राष्ट्रपति हैं प्रमोटर तो वैसे तो, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मतलब प्रमोटर है वो रेलवे मंत्रालय है। इसका बिजनेस ऑलमोस्ट मोनोपोली है। मोनोपोली इन द सेंस कि रेलवे के टिकट जितने भी बिकेंगे, रिजर्वेशन टिकट, वो इसके जरिए बिकेंगे, भारत सरकार उस पर एक सर्टेन कमीशन देगी। दूसरी बात, रेलवे में जो खाना सर्व करेंगे वो यही करेंगे। और भी कई स्कोप ऑफ बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सरकारी कंपनी है तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो है। लेकिन फिर भी ठीक है। थोड़ा सा ये जरूर है कि इनके खाने की जो क्वालिटी है ना, दैट इज नॉट गुड, पीपल्स डोंट लाइक दैट। मतलब एक तो होता है कि स्वेच्छा से खाए आदमी, चाह के खाए, एज ए विश
एज ए विश, एज ए शौक, एज ए चाहत खाए। और एक है भाई अब रेल में बैठे और तो कोई विकल्प नहीं, IRCTC का ही खाना मिलेगा, खा लो, अब क्या इलाज है। तो ये उस तरह का खाना है, मतलब मजबूरी में खाता है आदमी, भूख को मिटाने के लिए खाता है। तो यही एक डिफेक्ट है, वरना तो आप बताइए इतना बड़ा रेस्टोरेंट जो भारत की सारी रेलों के अंदर चल रहा है और उसको टिकट और बेचने की परमिशन है पूरे, तो वो शेयर तो 10,000 रुपये हो जाना चाहिए था, चट्टू ऑफ शेयर है चाहिए। लेकिन उसका कारण यही है कि द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज वेरी एंड देयर इज ए लीकेज, देयर मस्ट हैव बीन लीकेज ऑफ रेवेन्यू इन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फूड मेकिंग। ये भी पॉसिबल है। और कोई ताजुब नहीं, खाना की जो रेडीमेड बेचते हैं उसमें भी कोई लीकेज हो तो कोई पता नहीं है, तो चेक करने में पता पड़ेगा, संभावना है, मैं ये नहीं कहता हूं, है ही, पॉसिबिलिटीज है। तो इस कारण से इसके शेयर की वो वैल्यू नहीं है बाजार में, आए थे जब तो थी। यानी आप देखिए सन 2022 में इसकी बड़े जबरदस्ती 6,500 रुपये हो गया था 10% ऑफ शेयर, लेकिन अब इसके लिए उतना कोई रेस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं है। फिर भी जिसके पास पड़े हैं वो पड़े रखे, ठीक है, कोई बुराई वाली बात। एशियन पेंट, एशियन पेंट एक ऐसा शेयर है माय डियर कि देखिए अभी तक तो मार्केट के अंदर खासतौर से रिटेल शॉप्स पर, जो पेंट की रिटेल शॉप्स हैं उस पर तो एशियन पेंट का ही डंका बजता है आज। ठीक है, JSW और ग्रासिम के पेंट आ गए हैं, एक तो वो इंडिया वाइड नहीं आए, उन्होंने कुछ ही स्टेट्स को टैप किया, कुछ सिटीज को टैप किया। और दूसरा वो जो दोनों कंपनी आई है वो हो सकता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां टेंडर इनवाइट करती हैं या बल्क सप्लाई लेती हैं उनसे वो कांटेक्ट करके और उन क्षेत्रों में उस एरिया, उस बिजनेस क्या कहेंगे उसको, बिजनेस उस बिजनेस वर्टिकल में, यानी होलसेल बिजनेस वर्टिकल में, बल्क बिजनेस वर्टिकल में हो सकता है उनको टक्कर दे रही है एशियन पेंट, और दे रही है, ये मुझे लगता ही है। इस शेयर की जो भाव है वो बताता है। अभी तक पेंट के मार्केट में एशियन पेंट का कोई बड़ा आदमी, कोई बहुत बड़ा प्लेयर जो इतनी कैपेसिटी रखता है कि एडवर्टाइजमेंट पे पानी की तरह पैसा बहा रहा है, अड़ाप शड़ाप कैपेसिटी बढ़ा रहा है, चाहे जिस भाव पे लो मेरा माल लो लेकिन बस मेरे बिक रहो एक बार, तो मेरे को मार्केट कैप्चर करा, वो पोजीशन अभी आज के 1 साल पहले तक नहीं थी। लेकिन आज के 1 साल 1.5 साल बाद पोजीशन ये आएगी कि किसी भी भाव माल लो, ग्रासिम का लो, JSW का लो, एशियन पेंट को छोड़ो, कारी जो मिस्त्री हैं, पेंटर्स हैं, इनको जगह जगह जिमाया जाएगा, इनको खाना खिलाया जाएगा, इनके साफे बांधे जाएंगे, इनको पुरस्कार दिए जाएंगे। जहाँ मजदूरों की मंडी भरती है वहाँ भी इनको जो चकाचक, जो देखो आप, जो सीमेंट की कंपनियों ने भी जो किया था वो यही किया था। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, सबकी सेवा चाकरी, इनाम पानी, दिवाली पर खाना। एशियन पेंट भी दिवाली के दिन बड़ी बड़ी जगह ले जाके पेंटर्स को बड़े शानदार खाना खिला रहा है। तो ये जो मार्केटिंग फंडा चालू करेंगी वो कंपनियां भी, तो एशियन पेंट के ढेर हो जाएंगे। थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि एशियन पेंट टूट जाएगा या एशियन पेंट खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ, लेकिन अभी तक ये निर्विवाद था, निर्विवाद था, अनकम्पिटिटिव था, इसका एक छत्र साम्राज्य था मतलब। और यहाँ तक था कि एशियन पेंट ने खूब किया, लोगों कस्टमर को खूब खूब हजामत की इन्होंने। पीले येलो पेंट का ये भाव है, ब्लैक पेंट का ये भाव है, व्हाइट का ये भाव है, रेड का ये भाव, अलग अलग कलर के हिसाब से रेट थे इनके। लेकिन उन कंपनियों ने आके ऐसा कुछ नहीं किया, हर माल मिलेगा एक ही भाव, उनका ये प्रिंसिपल है। तो एशियन पेंट में ये 1.5-2 साल इसके शेयर का उठना इसीलिए बंद हो, अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद ये शेयर नहीं उठ रहा है। उसका कारण ये है कि न्यू इन्वेस्टर इज नॉट एंटरिंग एट दिस पी रेशो। इसका हाई पी रेशो, आज इसका 30-35 का पी रेशो, 25 का पी रेशो, लोग खरीदते रहते हैं इसको। बट 80-70-80 के पी रेशो पे भाई कौन करे, 52 का पी रेशो, सॉरी, इसका 52 के पी रेशो पे जहाँ इतने बड़े कॉम्पिटिटर इससे लाठी लेके खड़े हैं मोर्चा लेने को, वहाँ कोई भी नहीं। इसलिए न्यू इन्वेस्टमेंट बंद हो गया, पुराने लोग भी थोड़ा थोड़ा विकल्प तलाश कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन इसने राज किया है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण, प्रोडक्ट वैरायटी के कारण, प्रोडक्ट मिक्स के कारण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण और उसकी मार्केटिंग नेटवर्क के कारण। तो अब आप देखिए सेंचुरी प्लाई पर आती, मेनली ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्लाई बोर्ड के मामले में 4 कंपनीज हैं।
सबसे टॉप पर सेंचुरी है, सबसे पुरानी जो लिस्टेड कंपनी वो सेंचुरी है। फिर ग्रीन प्लाई, ग्रीन लाम और ग्रीन पैनल, ये तीन कंपनी ग्रीन प्लाई से ही अलग होकर बनी है, बट के भाइयों में। अंडर दी सर्कमस्टेंसेज, इन सब के बावजूद भी सेंचुरी जो प्लाई है उसके मुकाबले ये तीनों कंपनियां मिलके भी उससे टक्कर नहीं दे पा रही, और उसका शेयर जो है, मार्केट शेयर नहीं छीन पा रही। आज कोई भी आप लेगा, आप कोई फर्नीचर बनाने के लिए कोई भी नाम लेगा साहब, अरे कि भाई ये प्लाई तो सेंचुरी की लाना यार, बोर्ड भी सेंचुरी का ही लाना, वो शानदार चीज है। ग्रीन का नाम बाद में लेगा, जबान पर है ही नहीं उसके बिना। तो क्वालिटी, जो पुरानी जमी हुई चीजें हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, उनकी इस माने में मोनोपोली है ड्यू टू ब्रांड, या ड्यू टू क्वालिटी उनका ब्रांड है, ब्रांड के कारण मोनोपोली। अब कजारिया सिरेमिक है, ये सब बिल्डिंग मटेरियल की कंपनियां बता रहा हूं आपको। कजारिया सिरेमिक, ये सन 87 में इसका आईपीओ आया था, तो उस समय भी इसका फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट था, आज भी फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। कोस्ट इफेक्टिव प्लांट था, मतलब प्रोडक्शन कोस्ट को न्यूनतम रखा था। उससे पहले बेल सिरेमिक आ चुका था, सोमानी पहले से मौजूद था, और भी रीजेंसी सिरेमिक भी आया, और कई कंपनी आई। लेकिन जो कजारिया जो था ना, अच्छा इंपोर्टेड टाइल भी खूब आई, चाइना से आती थी, फ्रांस से आती थी, और कई देशों से आती थी, मतलब। लेकिन उसके बावजूद भी कजारिया ने अपना झंडा ऊंचा रखा, और मोदी सरकार ने आके तो डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी उसके इंपोर्ट पर, टाइल के इंपोर्ट पर। वो सब क्यों? कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, इसके माल की क्वालिटी फार सुपीरियर थी, जस्ट इक्विवेलेंट टू फ्रेंच। जितने डिजाइन, फिनिशिंग, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, वैरायटी सुप्रीम थी, मतलब। और आज भी कजारिया का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। आज 13 और 24 37 साल के बाद भी कजारिया सिरेमिक का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। दिस इज ए फैक्ट। इसलिए कजारिया की भी मोनोपोली है बाजारों में, और ये रहेगी। देखिए, अच्छाई हमेशा जिंदी रहेगी। गोदरेज के बहुत से प्रोडक्ट हैं। तो गोदरेज की इलेक्ट्रिक गुड्स आता है, जिसमें वायर आता है, स्विचेज आते हैं। गोदरेज का जो जो एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बहुत हैं, अलग अलग कंपनियों में है, वो एक में नहीं है। तो उनकी भी अपनी मोनोपोली है, क्योंकि गोदरेज इज मेंटेनिंग द क्वालिटी लाइक multinational companies. The product portfolio, the quality, the sales network is just equivalent to Hindustan Lever. इसलिए सर्वाइव कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इसकी एक रेपुटेशन है। तो इस तरह से अब एस्टॉल पाइप ही लीजिए आप। एस्टॉल पाइप की पोजीशन ये बता रहा हूं मैं आपको कि भारत में कम से कम छोटे बड़े ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मिला के 1000 मैन्युफैक्चरर होंगे सीपीवीसी पाइप के। ये इट इज कॉल्ड पल्मिंग पाइप, वो व्हाइट कलर का पाइप आता है। लेकिन इसकी क्वालिटी को कोई भी बीट नहीं कर पाया। एंड नॉट ओनली क्वालिटी, अभी सीपीवीसी पाइप के का जो रेसिन है, उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो गई थी वर्ल्ड मार्केट। तो छोटे मोटे तो रॉ मटेरियल नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि कैश में मिलता था। जब माल की शॉर्टेज होगी तो वो कैश में देते हैं, एडवांस पैसा दे जाइए, माल मिल जाएगा आपको, ठीक है, फला तारीख। तो एस्टॉल जो था, ये तो हार्ड कैश है, कैश बहुत है इनके पास। इन्होंने रॉ मटेरियल जितना मर जाए लाओ साहब, दो आप, जितना कैश चाहिए ले आओ, आप जो हटाओ, ले लिया, खरीद लिया, चल रहा है। और बहुत से बेचारे बैठे रह गए। जो कमाई का टाइम था, जब जबरदस्त एक्सट्रीम डिमांड थी, उस वक्त उनको रॉ मटेरियल नहीं मिला, तो दे कुड नॉट अर्न। लेकिन जिसकी देव में दाम है वो कमाएगा, मतलब। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि फाइनेंशियल वाइबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के कारण और क्वालिटी के कारण दे आर अर्निंग, दे हैव क्रिएटेड ए ब्रांड, और ब्रांड और क्वालिटी से कमाई हो रही है, और कमाई के कारण बाजार में अपनी मोनोपोली कायम की। आज मेरे यहाँ कोई प्लम्बर आता है, कोई 10, 5, 20 फुट के टुकड़े की भी जरूरत पड़ती है सीपीवीसी पाइप की, मैं उससे कहता हूँ, अरे यार रामावतार,
जरा एस्ट्रॉल का ही पाइप लड़ा यार। अब वो कहता है कि बाबूजी आप पास की दुकान में तो नहीं मिलेगा, तो एस्ट्रॉल का पाइप तो आपको मेन जगह जाना पड़ेगा, आपको आतिश जाना पड़ेगा। तो खैर मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास कहाँ इतना टाइम है कि मैं आतिश जाऊं और लाऊं पाइप को। तो दिस इज द पोजीशन। एस्ट्रॉल आप देखिए कि वन पेड अप शेयर जो है आज 2350 रुपये का रेट है। क्यों है साहब? क्वालिटी के कारण, वरना तो पाइप तो दुनिया बना रही है। पाइप बिरला जी ने बनाया, सीके बिरला ने बनाया, प्रिंस पाइप भी है और कई कंपनियां हैं। लोकल क्षेत्र में मैं आपसे बता रहा हूं कि जो दुकानदारों से बात करता हूं वो 10 कंपनी के प्रोडक्ट बता देते हैं, और ये मार्जिन भी कम देता है दुकानदारों को। लेकिन बल्क में जो माल बिकता है ना, मेरा ट्यूबवेल खराब हुआ, उस ट्यूबवेल में पहले लोहे का पाइप लगा हुआ था, उसमें रिप्लेस किया, और उसने वो ट्यूबवेल ड्रिलर जो था वो बोला कि बाबूजी अब ये स्टॉल का पाइप लगा। चल मेरे को स्टॉल का लगा दिया, 18-20 हज़ार रुपये लगा मेरा। तो पाइप मैंने कहा स्टॉल का लड़ा कि बिल्कुल स्टॉल ही लाऊंगा, इसके अलावा कोई पाइप नहीं लाऊंगा आप बिल्कुल। हालांकि मैंने कोई पैसे वैसे नहीं पूछे, जितने उसने बताए दे दिए भाई, क्योंकि मैं कहाँ जाता क्या करता बताइए, घर बैठे काम करके पैसे ले गया। तो सवाल ये है कि एस्ट्रॉल इज ए बिग ब्रांड इन द सीपीवीसी पाइप एंड ही हैज ऑलमोस्ट क्रिएटेड ए मोनोपोली। बल्क बायर इसे लेते हैं भाई, कोई 5 स्टार होटल बनेगा, 3 स्टार बनेगा, 4 स्टार होटल बनेगा, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोई शानदार बंगला बनेगा जिनमें हजारों लाखों फीट पाइप चाहिए, वो सब यही जाएगा। तो ये बात एस्ट्रॉल की थी। ब्रिटानिया इज हैविंग ऑलमोस्ट ए मोनोपोली इन द बिस्किट मार्केट। ये आप सब जानते हो, मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, टाइम भी बहुत लग जाएगा, 26 मिनट तो हो चुके हैं। वरुण ब्रेवरीज 2 ही मैन्युफैक्चरर है सिर्फ वर्ल्ड में कोल्ड ड्रिंक के, कोका कोला एंड दिस ब्रेवरीज। और जो इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि वरुण ब्रेवरीज को, मतलब आप समझिए पेप्सी को एक ऐसा फ्रेंचाइजी घराना मिला है, फ्रेंचाइजी जो दिए रवि जयपुरिया साहब को दिए वरुण ब्रेवरी वालों को, कि ही इज हैविंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। और पेप्सी पूरे वर्ल्ड में किसी भी आदमी को स्नैक्स की फ्रेंचाइजी नहीं देती, स्नैक्स की फ्रेंचाइजी भी दे दी इनको। और कारण ये 2 है, देखिए, एक तो उनको वास्ट एक्सपीरियंस है और वो फाइनेंशियली रिच है, मतलब क्योंकि बहुत पुराने बिजनेसमैन है, पुराना घराना है। तो एक्सपीरियंस प्लस फाइनेंस प्लस द सपोर्ट ऑफ द प्रिंसिपल मीन्स पेप्सी, सपोर्ट ऑफ पेप्सी। और यहां तक किया इन्होंने कि ये जो बॉटल है उसका कॉर्क भी खुद बनाते हैं, बॉटल भी खुद बनाते हैं। पंजाब में डेयरी प्रोडक्ट भी इन्होंने लगाया, घी दूध भी बेच रहे हैं, और बड़े बड़े 1000-1000, 2-2 हज़ार रुपए के प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, मतलब स्नैक्स के लिए भी, कोल्ड ड्रिंक के लिए। पूरे इंडिया वाइड नेट है, फॉरेन में, अफ्रीका में भी नेट है इनका। अब लोग कहते हैं कि साहब इसमें तो ग्रोथ जितनी आनी थी आली, लेकिन मैं उनको यही समझाता हूँ भाई, चलो पेप्सी के अंदर तो मान लो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पे तो 10% या 15% से ये ग्रो करेगी कंपनी, क्योंकि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, गाँव के अंदर शहर में गरीब आदमी भी कोल्ड ड्रिंक पिएगा, एक शौक के नाते पिएगा। हर शादी में कोल्ड ड्रिंक होगा, रूरल सेक्टर में ज्यादा चलती है, सबर्बन में ज्यादा चलती है कोल्ड ड्रिंक। लेकिन स्नैक्स का जो मार्केट है उस पर भी तो इसका कब्जा होता जा रहा है। ये ब्रिटानिया और हिंदुस्तान लीवर और जो कैडबरी, ये सब मात खाते चले जा रहे हैं। मैंने देखा दुकानों पे वो 2-4 थैलियां लटकी हुई थी चिप्स की, वो अंकल चिप्स तो कहीं आई गई, पिट गई होती, उस पर देखा पेप्सी का नाम था उसमें, वरुण ब्रेवरी का भी नाम था उसमें। मैंने ये देखना चाहता था कि ये इस आइटम की जो फ्रेंचाइजी डीलरशिप है वो वरुण ब्रेवरीज को दे रखी है कि नहीं, बट इट द नेम ऑफ वरुण ब्रेवरीज होते हैं। अब देखिए, बोश है, एबीबी है, सीमेंस है, हनीवेल 48,000 रुपये का शेयर चलता है 10 पेड ड्यू टू मोनोपोलिस्टिक टेक्नोलॉजी, मोनोपोली ऑन द टेक्नोलॉजी है। सीमेंस मोनोपोली ऑन द टेक्नोलॉजी है, एबीबी मोनोपोली ऑन द टेक्नोलॉजी है, बॉश मोनोपोली ऑन द टेक्नोलॉजी है, एसके बियरिंग, शेफलर और टिमकन। इंडिया में एक आध बियरिंग कंपनियां पनपी हैं जो भी थोड़ा सा ये समझो कि बहुत ही धीमी गति से चल रही है, इस तरह से चल रही है जैसे कोई बीमार बकरी चलती है। बट दीज कंपनीज आर रेसिंग लाइक ए रैबिट, या रैबिट क्या, जस्ट लाइक ए टाइगर। इनको टाइगर का नाम दे सकते हैं, तीन ब्रीडिंग कंपनी। और क्वांट का जो प्रादुर्भाव हुआ, क्वांट म्यूचुअल फंड का,
वो तो शुरुआत जो आज के 2-2.5 साल पहले उठना शुरू हुआ क्वांट म्यूचुअल फंड का, वो इन 3 बियरिंग कंपनियों से ही हुआ। ये बियरिंग कंपनी नीचे पकड़ ली उन्होंने, हो गए इतने हाल, मतलब हो गए, झंडा झंडा लहरा गया। तो ऐसी सूरत में दोस्तों उन शेयरों को तलाश कीजिए। मेरा निष्कर्ष एक ही है, सिर्फ एक बात है कि जिनके प्रोडक्ट की, ब्रांड की रेपुटेशन है, जिन मैनेजमेंट्स के पास पैसा है और जिनके पास मार्केटिंग नेटवर्क है, जिनकी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है, जो मैन पावर पे पैसा खर्च करते हैं, मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर सकते हैं और क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ये जितने भी मैंने नाम बताए ये जिंदे इसलिए हैं। एक हैवेल्स इलेक्ट्रिकल का नाम और ले लीजिए आप देखिए, क्रॉम्पटन एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसको थापर्स ने खरीदा, लेकिन थापर से किसने लिया? थापर ने खरीद लिया उसको, मल्टीनेशनल कंपनीज को। सुपर ब्रांड था, हैवेल्स तो थी ही नहीं उस जमाने में। हैवेल्स आई आज के 34-35 साल पहले इसका आईपीओ आया था। आएगी जब कोई हैवेल्स को जानता ही नहीं था, बाजारों में कहीं हेल्प का नाम, कोई बोर्ड वोर्ड कहीं लगा हुआ ही नहीं था, लेकिन समय के साथ बाजारों पर कब्जा करते चले गए और हैवेल्स आज कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में एक इतना बड़ा नाम हो गया है कि इसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। इतनी वैरायटी, इतनी क्वालिटीज और देखने में शानदार है और दाम लेता है जच के। ये पैसे, प्राइसिंग पावर है इसमें, उस कारण से, ड्यू टू क्वालिटी एंड ब्यूटी एंड रिलायबिलिटी एंड मार्केटिंग नेटवर्क, उस कारण से है। अब आप जैसे देखिए, कैंपस का शूज बताता हूँ। कैंपस एक्टिव वियर में लोगों को बहुत आशाएं हैं, बड़ी उम्मीदें माने बैठे, और हो सकता है सत्य भी हो और ईश्वर करे सत्य हो। ये मैं ये नहीं चाहता कि असफल हो, लेकिन कैंपस की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ना तो इन्होंने अपने शोरूम खोले और ना जो शोरूम या शूज फुटवेयर की दुकानें हैं ना, ये मीडियम लेवल के से मीडियम क्वालिटी बढ़ाता है। ये एक लोअर मिडिल क्लास या एक मिडिल क्लास या हम जैसे बूढ़े ठेरे आदमी पहन लेते हैं, कंफर्टेबल हैं वो। मैं भी एक आध बार लेने गया, मुझे मिले नहीं वो जूते एक्चुअली। मैं फिर रिलैक्सो के लेके आ गया मैं आपसे। तो ये क्या है कि अपना माल पहुंचा नहीं पा रहे हैं दुकानों तक, तो या तो इनका प्रोडक्शन कम है, इनके पास साधन कम है, पैसा कम है। माल की डिमांड है, माल को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये पहुंचा नहीं पा रहे हैं वो माल, ना शोरूम खोल पा रहे हैं अपने, ना फ्रेंचाइजी दे पा रहे हैं शोरूम्स की। इस कारण से कैंपस का, हालांकि आज रिलैक्सो के लिए हेडेक तो पैदा करती है इन्होंने। रिलैक्सो के शोरूम पे जब मैं जाता हूँ जूते पहनने, तो मैं उन कर्मचारियों से बात करता हूँ, वो बड़े भले आदमी, वो कर्मचारी सीधे हैं बेचारे। तो मैं कहता हूँ कैंपस का क्या हाल है भाई? कि हाँ साहब कैंपस भी है आजकल। तो फिर मैं कहता हूँ कि यार वो जूते मिलते नहीं है कहीं पर भी, उसके 2-5 दुकानों पे भी घूम लो तो मिलते। हाँ कची, ये बात तो है साहब। तो ये बात सही है कि कॉम्पिटिटर तो इमर्ज हो रहा है, सो फार क्वालिटी एंड प्राइसिंग इज कंसर्न, बट द सप्लाई लाइन इज नॉट प्रॉपर, मार्केटिंग नेटवर्क इज नॉट प्रॉपर। अब उसके पीछे मैं समझता हूँ पैसा एक अभाव हो सकता है, वरना प्रोडक्शन में तो जूतों की फैक्ट्री लगने में कितना टाइम लगता है, 6 महीने में दूसरी फैक्ट्री लग जाएगी, कैपेसिटी एक्सपांड हो जाएगी। तो ये बात है। अब आप देखिए, खैर बातें तो बहुत हो गई है और 33 मिनट हो चुके हैं, संडे का मूड है, मैं भी बड़े रिलैक्स मूड में बात कर रहा हूँ और बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई है आपको कि ब्रांड और क्वालिटी एंड रेपुटेशन, उस पर आप ध्यान दीजिए। उन्हें हैवेल्स के शेयर को 1800 रुपये, टू पेड अप शेयर 1800 रुपये भाई, और क्रॉम्पटन का टू पेड अप 400 रुपये, वो भी अब हुआ है, मतलब 100-150 रुपये था, क्योंकि थापर का मैनेजमेंट एक रईस मैनेजमेंट है। मदन मोहन थापर साहब थे, वो एक बहुत ही वैल्यूएबल आदमी थे, दून स्कूल के चेयरमैन थे। इवन राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी वो पैर छूते थे, और उनको अरेस्ट कर लिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब फाइनेंस मिनिस्टर था, और उनकी बेल हो गई थी नीचे की कोर्ट से, उसने अपर कोर्ट में बेल अपील करके उनकी बेल रिजेक्ट करवा दी थी। झगड़े की शुरुआत जो हुई थी राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच में, वीपी सिंह तो तैयार था, उसके इरादा तो बिल्कुल गंदा था ही, तो उसको तो कोई बहाना चाहिए था और वो खोज रहा था, स्थितियां पैदा कर रहा था। तो खैर वो इसी बात से झगड़ा शुरू हुआ और बस वो बढ़ता चला गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ही वॉज ए वेरी वैल्यूएबल मैन, रेस्पेक्टेबल आदमी थे, लेकिन बात की जो जनरेशन आई ना, दैट वाज नॉट डायनेमिक। बलारपुर इंडस्ट्री को ले डूबे, मैं आपसे बता रहा हूँ, खत्म कर दी। बेस्ट पेपर मिल,
मैं चुनाव के टाइम पर कलेक्ट्रेट में मेरा पोस्टिंग था, तो मैं इलेक्शन के लिए पेपर खरीदने गया बाजार, टीम गई पूरी, तो डीलर के पास गए हम, बलालपुर का ओरिएंट का पेपर था, शायद ओरिएंट का डीलर था वो, बहुत बड़ा आदमी था वो भी, क्वांटिटी में पेपर खरीदना था। तो मैंने कहा साहब देखे ओरिएंट का पेपर बता तो दो। तो उसने मेरे से यही बात कही कि सर ओरिएंट के और बलालपुर के पेपर का सैंपल देखने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो नाम से माल बिकता है, लाइन से बिकता है साहब हमारा माल। तो बलालपुर का उससे भी बढ़िया था और एक्सपोर्ट होता था वहां पे, वो खत्म हो गई होगी। जगजीत कॉटन टेक्सटाइल मिल खत्म हो गई, जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गई, और इसी का क्रॉम्पटन पावर का ही एक बहुत बड़ा टुकड़ा बट करके और मुर्गप्पा ग्रुप को चला गया, जिसका नाम सीजी पावर है आजकल। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस माय डियर, the reputation of the management, the brand value, quality, marketing network, financial viability, stability, strength, these are all, ये सब बताने का, ये सब कंपनियां जिंदगी जो है ना आगे बढ़ रही है, ये अपने क्वालिटीज के कारण, क्वालिटी, ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन। आज मल्टीनेशनल कंपनीज की क्यों वैल्यू? तो चलिए आइए, दो चार, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी शेयर के लिए, मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ द मार्केट बता रहा हूं। तो अब आप चलिए तीन चार कंपनियों के डाटा भी बता लेते हैं, अब आपको जिक्र कर लेते हैं। पिडिलाइट, इसका मार्केट कैप है 1,60,667 करोड़, और अब सेल पे आते हैं 22, 23 और 24 की सेल। 22 में 99,121 करोड़ की सेल, 23 में 11,799 करोड़ की सेल आई, और 24 में 12,383 करोड़ की सेल है। सेल में बढ़ोतरी हुई है, बट दैट इज नॉट सब्सटेंशियल, एक बहुत ही नॉर्मल बढ़ोतरी, वो रेट में बढ़ोतरी होती है, उस कारण से मैं कहता हूँ वॉल्यूम नहीं बढ़ाया। अब प्रॉफिट बढ़ाया, सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं। 1207 करोड़ का प्रॉफिट था 22 में, 23 में 1289 करोड़ का हुआ, और 24 में 1747 करोड़ का, और इसका पी रेशियो 90 तो ये जो 24 में जो प्रॉफिट आया 1747 करोड़, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ग्रीन शूट्स हैव अपीयर्ड इन द कंपनी, नाउ द कंपनी हैज स्टार्टेड, जो स्लैकनेस थी 3-4 साल की वो खत्म होने जा रही, और उसी का परिणाम है शेयर 2800-2700 चल के 31.5 रुपये। तो नाउ सच टाइम्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। आप ये मत देखिए 3,032 का शेयर है, आप अपने पैसे की सिक्योरिटी देखिए, कंपनी की हेल्थ को देखिए, कंपनी में अप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटीज को देखिए, ये बात, कोई विकल्प नहीं। हालांकि मैं भी नहीं खरीद पा रहा हूँ भाई, मैंने खरीदे थे सन 97 में 300 रुपये में, नहीं 94 में खरीदे थे, जब इसको IPO आया था, काफी क्वांटिटी में लिए थे, 300 रुपये के आसपास लिए थे। लेकिन बदकिस्मती थी, वो जो WTO एग्रीमेंट हुआ, बाजार में भीषण मंदी आई, मेरे पास भी पैसे की शॉर्टेज आई, थोड़ा बिक गए, एंड देयर आफ्टर आई कुड नॉट पिक अप दैट। आसाम एशियन पेंट, एशियन पेंट का सेल है 22 में 29,101 करोड़। पहले तो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं, 2,79,803 करोड़ रुपए, 5,000 टाइम कर दिया है पैसे को एशियन पेंट ने पिछले 20 सालों में, और 2917 रुपए का इस शेयर का रेट है। इसकी सेल है सन 22 में 29,101 रुपए, 23 में 34,489 करोड़ रुपीज है, 24 के अंदर 35,495 करोड़ रुपए सेल है, और 22 में प्रॉफिट था 3,085 करोड़, 23 में प्रॉफिट है 4195 करोड़ रुपए, और 24 में 5528 करोड़। प्रॉफिट में हमेशा 30-35% की ग्रोथ आती रही, बट इन स्पाइट ऑफ दैट द शेयर इज स्टैंड स्टिल। उसका कारण मैंने बताया कि कॉम्पिटिटर्स आर इमर्जिंग, एशियन पेंट विल लूज इस स्टेक। इसका पी रेशियो चलता था 60-65 का, यानी जो ईपीएस जो भी नई ईपीएस आई ने वो उस पी रेशियो में घुसट गई। वो 70 का पी रेशियो जो था ना 55-51 पे आ गया। जब शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो पी रेशियो अपने आप डाउन आ जाएगा, ये बात है। तो इसमें सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन इतिहास को खंगालना आवश्यक है, किसी कंपनी ने कोई सफलता पाई तो क्यों पाई, ताकि हम वैसा ही उदाहरण, वो एक थ्योरी दूसरी कंपनियों के मामले में भी अडॉप्ट कर सके। IRCTC का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 79,140 करोड़,
और शेयर का प्राइस है 989 रुपीज़। सेल थी 22 में 1879, 1879 करोड़ रुपए की। 23 में वो सेल इसलिए कम थी 22 में कि कोरोना काल था, रेलवे ट्रैवलिंग बंद था मतलब। अब आइए आप 23 में 3541 करोड़ रुपए की सेल आई और 24 में 4270 करोड़ रुपए की सेल आई। सेल कुछ ज्यादा बढ़ नहीं पाई है 23 और 24 के अंदर। कारण क्या कि रेलवे ट्रैफिक जो जितना बढ़ेगा उसी रेशो में इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो रेलवे ट्रैफिक को हर साल 20-25% तो बढ़ने से रहा, 5%, 7%, 8%, उतना इसकी सेल बढ़ेगी। हाँ, अगर ये खाने की क्वालिटी सुधार दे, सर्विस का तरीका, खाने की क्वालिटी का सुधार दे, तो बस उसके बारे न रहे। छोटे छोटे रेस्टोरेंट ही बालों वाले भाई, ये तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। मतलब चेयर कार मिली हुई है, नहीं चेयर कार नहीं, जिसको कहते हैं पेंट्री कार। हर जो भी अच्छी अच्छी ट्रेन है पेंट्री कार मिली हुई। बताइए आप, एक कोच ही दिया हुआ है इनको, बढ़ा के खिलाओ लोगों को। प्रॉफिट है 22 में 885 करोड़ रुपए, IRCTC की बात कर रहा हूँ। और 23 में 1354 करोड़ रुपए है और 24 में 1496 करोड़। कोई बहुत उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है प्रॉफिट, नॉर्मल, वेरी नॉर्मल ग्रोथ। अब एस्ट्रल पाइप की कर लेते हैं, जो आजकल चर्चा का विषय है। 22 में सेल थी 1223, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं 63,985 करोड़, 55 करोड़। भाव है 2381 करोड़ रुपए। आज के 7-8 महीने पहले ही इसने 1-3 का बोनस दिया था, यानी 3 पर 1 बोनस दिया था। एक्स बोनस 1300 रुपये हो गया, उसके बाद 6 महीने के अंदर वापस 2300 रुपये हो गया। उस समय 2000 रुपये था। और इसका 22 में सन सेल थी 1223 रुपये, 23 करोड़ रुपये। 23 में सेल हुई 1243 करोड़ रुपये, सेल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई एक साल में। और 24 में सेल हुई 1488। प्रॉफिट है 128 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए और 183 करोड़ रुपए तीनों सालों में। तो 183 करोड़ रुपए प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई काफी। ये या तो कोई रॉ मटेरियल सस्ता मिला है या इन्होंने रेट बढ़ाई है मतलब। और इसका पी रेशियो 116 का। अब आप देखिए, पाइप बनाने वाली कंपनी है, प्लम्बिंग पाइप बनाती है, कोई ऐसा तो है नहीं, बहुत रेयर टेक्नोलॉजी। 116 का पी रेशियो पे स्टैंड कर रही है और बरसों से कर रही है। क्यों? क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिंग नेटवर्क, मैनेजमेंट है। तो इसलिए ये सब बातें लागू होती है। अब आपको आज तो इतना ही रहने देते हैं। मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज तो इतना ही काफ़ी रहने देते हैं। कल मिलेंगे मार्केट खुलने के बाद, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर चर्चा करेंगे कई विषयों पर। कोई न कोई अच्छा सा विषय लाएंगे छाट कर। और आप लोग सब सावधान रहें मार्केट के अंदर। और ये जो उड़ती हुई जो ये जाती है ना, टिप शब्द को डिलीट कर दीजिए, मल्टीबैगर शब्द को डिलीट कर दीजिए। सीधी मेरिट ऑफ द कंपनी, ये जो कंपनी के फंडामेंटल जो है, मेरिट्स जो है ना, वो मल्टीबैगर बढ़ाती है। कोई बाजार का कोई ये जो चालू घोड़े जितने दिखते हैं, ये मल्टीबैगर नहीं बढ़ाते हैं। आप मल्टीबैगर के आधा आप, अच्छा एक बात बताओ, मल्टीबैगर इतना सस्ती चीज है क्या जो यूं हाथ लगाया और मिल गया? किसी ब्रोकर का कंप्यूटर ऑपरेटर बता देगा क्या मल्टीबैगर है ये? उनके गुरुजी भी नहीं बता सकते। ये साल में 2, 4, 5, 7 मल्टीबैगर आते हैं और कोई आदमी बीच में निकल जाता है। कोई 5 गुना होकर खत्म हो जाता है, कोई 10 गुना होकर जाता है, कोई 20 गुना हो जाता है, कोई 50 गुना भी हो जाता है। एक आध शेयर ही होगा 10 साल में जो 50-60 गुना हो जाए। इसलिए आप इसको मल्टीबैगर थ्योरी को डिलीट कर दीजिए। आप फंडामेंटल्स को तलाश कीजिए, सर्च कीजिए। मैं यही करता हूं। तो थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।